हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो आज इस लेक्चर में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम डिटेल में देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट होते क्या है, इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको हम यहाँ पर क्वेश्चन की फॉर्म में कवर करेंगे। तो फटाफट से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग समझते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है हमारे यहाँ पर तीन वर्ड से मिलकर बना है। पहला देखो क्या है, कैश, दूसरा क्या है, फ्लो, और तीसरा यहाँ पर स्टेटमेंट। अगर हम इन तीन वर्ड्स का मीनिंग अच्छे से समझ लेते हैं तो हम आसानी से कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग भी समझ लेंगे। तो पहले बात करते हैं कैश का। तो कैश का मीनिंग आप लोगों को पता है, जो हार्ड कैश हमारे पास पड़ा होता है, जो नोट्स होते हैं, जो कॉइन्स होते हैं, उसे हम यहाँ पर कैश कहते हैं। पर जब हम यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वहां पर जो कैश का मीनिंग है वो थोड़ा ब्रॉडर सेंस में होता है। जब भी हम यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट का बात करते हैं तो वहां पर हमारा कैश का मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो कैश का मतलब आप लोग को पता है, कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम कैश के तरीके से ही यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखो बैंक। ठीक है, तो बैंक में आपका जो भी पैसा जो है डिपॉजिट है उसको हम कैश के तरीके से यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको यहाँ पर पेमेंट करनी है तो आप कैश की जगह पे अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर सकते हो। आपको अगर कोई पेमेंट रिसीव करनी है तो आप जो है कैश की बजाय अपने बैंक में पैसा जो है डिपॉजिट करवा सकते हो। ठीक है, तो ये बैंक जो है वो हमारा कहलाता है कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, बैंक के अलावा हमारे यहाँ पर कुछ मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं, वो भी यहाँ पर हमारे कैश इक्विवेलेंट के अंडर ही आती हैं। अब मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती हैं? ये ऐसी सिक्योरिटीज होती हैं जिनको हम बहुत जल्दी जो है कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंडर कैश की बात करते हैं तो वहां पर हमारा कैश का मतलब क्या होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे होंगे, कैश प्लस हमारा जो बैंक बैलेंस है और यहां पर हमारा जो है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने याद रखना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में जहां भी कैश की बात की जाएगी तो हम इन तीनों चीजों की बात जो है वो कर रहे होंगे। उसके बाद जो सेकंड वर्ड है वो हमारा यहाँ पर क्या है, फ्लो। फ्लो का मतलब क्या होता है, बहना। ठीक है, जब भी हम बिजनेस करते हैं ना तो हमारे बिजनेस में कैश बहता है। कुछ केसेस में कैश हमारे पास से चला जाता है, कुछ केसेस में कैश हमारे पास में आता है। तो कैश फ्लो का मतलब क्या है, कैश का बहना, कैश का आना और जाना। उसके बाद देखो क्या है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट जिसमें हम किसी चीज को यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें हम लोग जो है कैश के फ्लो को रिकॉर्ड करते हैं। जितना भी हमारे पास कैश आता है, जितना भी हमारे पास से कैश जाता है, उसको हम यहाँ पर सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम ये पता लगा पाए कि पहले हमारे पास कैश कितना था, हमारे पास से कितना कैश चला गया और लास्ट में हमारे पास यहाँ पर कितना कैश जो है वो बचा है, ताकि इसके बेस पर हम अपने बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पर बना लें। क्लियर है? तो मेनली जो पर्पस होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का वो क्या होता है, कैश में होने वाले चेंजेस को यहाँ पर जो है रिकॉर्ड करना, उसको आइडेंटिफाई करना और उसके बेसिस पे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग जो है करना। ठीक है, अब देखो हमारे बिजनेस में जो भी यहाँ पर कैश फ्लो होता है वो हमारे यहाँ पर दो टाइप्स का होता है। पहला देखो हमारे यहाँ पर क्या होता है, कैश इनफ्लो। क्या होता है, कैश इनफ्लो। और दूसरा हमारे यहाँ पर क्या होता है, कैश आउटफ्लो। क्या होता है, कैश आउटफ्लो। ठीक है, अब कैश इनफ्लो का मतलब क्या होता है, देखो जब भी हमारे बिजनेस में पैसा आता है तो वो हमारा कहलाता है कैश इनफ्लो। जैसे मान लो आपने यहाँ पर सेल्स की, तो सेल्स की तो इससे क्या हुआ कि आपने गुड्स बेची तो आपको उसकी पेमेंट रिसीव हुई, यानी बिजनेस में पैसा आया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कैश इनफ्लो। उसके बाद कैश आउटफ्लो क्या है, जब भी हमारे पास से बिजनेस से पैसा जो है जाएगा, ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है कैश आउटफ्लो। जैसे आपने मान लो यहाँ पर सैलरी पे की है, ठीक है, आपने यहाँ पर वेजेस पे किए, तो इसमें क्या हुआ कि हमारे पैसा जो है चला गया, बिजनेस से पैसा चला गया, तो ये हमारा कहलाता है यहाँ पर कैश आउटफ्लो। तो इन्हीं दो चीजों को हम जो है यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो करते हैं और उससे हम जो है कैश के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है गेन कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट से इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखो क्या है, ए कैश फ्लो इज द इनफ्लो एंड द आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वेयर द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैश फ्लो का मतलब है जो भी बिजनेस में कैश का इनफ्लो हो रहा है, ठीक है, और कैश का आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसमें हम कौन कौन सी चीजें जो है इंक्लूड करते हैं। पहले देखो क्या है, कैश, दूसरा क्या है, बैंक बैलेंस, तीसरा क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का मीनिंग क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट,
ठीक है, और उसमें हम कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करते हैं, कैश, बैंक बैलेंस और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैश इनफ्लो, इसमें से कौन सा हमारा एक एग्जांपल होता है कैश इनफ्लो का। तो कैश इनफ्लो का मीनिंग मैंने आपको समझाया था, जब भी कैश हमारे पास से आएगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो चीज है वो क्या है, पेमेंट ऑफ सैलरीज टू एम्प्लॉय, हमने यहाँ पर सैलरीज पे की है एम्प्लॉयज को, तो इससे क्या हुआ कि पैसा हमारे पास से चला गया, तो ये कैश आउटफ्लो है। उसके बाद देखो क्या है, परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट, हमने उधार पे सामान जो है यहाँ पर खरीदा है, ठीक है, तो इससे कोई भी कैश इनफ्लो हमें नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवर्स, ठीक है, जब भी हम अकाउंट रिसीवर्स हमें रिसीव होता है, अकाउंट रिसीवर क्या होता है, जो भी हमने क्रेडिट पे सामान बेचा होता है, तो जितना भी पैसा हमें मिलना होता है वो हमारा अकाउंट रिसीवर्स होता है, ठीक है। तो जब अकाउंट रिसीवर्स हमें मिल गए, यानी कि पैसा हमारे पास आ गया, तो ये हमारे यहाँ पर क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा। नेक्स्ट क्या है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने लोन लिया होता है, उसकी हमने यहाँ पर पेमेंट किया, तो पेमेंट किया तो पैसा हमारे पास से चला गया है, तो ये हमारा कैश आउटफ्लो होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जब भी अकाउंट रिसीवर्स आएंगे तो वो हमारी एग्जाम्पल होगी यहाँ पर कैश इनफ्लो की। नेक्स्ट वो क्या है, कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लोज कैन इंक्लूड, एक हमारे बिजनेस की जो कैश आउटफ्लो है उनमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है। पहला देखो क्या है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, ठीक है, यहां पर हमने जो है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया है, तो इससे हमारे पास से हमारे बिजनेस से पैसा चला गया, तो ये हमारा कैश आउटफ्लो है। नेक्स्ट देखो क्या है, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर कैश, ठीक है, यहां पर हमने जो है हमारे जो इन्वेस्टमेंट थी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, उसकी हमने यहाँ पर सेल किया, ठीक है, तो इससे हमारे पास से क्या हुआ, पैसा आया, इससे क्या हुआ, हमारे पास से पैसा आया, तो ये हमारा क्या है, कैश इनफ्लो है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवर्स, हमने कुछ उधार पे सामान बेचा था, उसका पैसा हमें रिसीव हो गया, तो ये भी हमारा कैश इनफ्लो होगा। तो यहां पर देखो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यही एक कैश आउटफ्लो है। क्वेश्चन पूछा था कैश आउटफ्लोज में क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, डैश इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द इनफ्लोज एंड द आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड एंड टेल्स अस द पोजीशन ऑफ कैश एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ दैट पीरियड, यानी कि एक ऐसी स्टेटमेंट जहां पर हम लोग जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की इनफ्लो और आउटफ्लो को एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए शो करते हैं, और इस स्टेटमेंट से हमें पता लगता है कि स्टार्टिंग में हमारे पास कैश कितना था और लास्ट में हमारे पास कैश कितना है, यानी कि कैश में कितना चेंज आया है। पहला देखो क्या है, द इनकम स्टेटमेंट, दूसरा द बैलेंस शीट, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट या फिर द स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न अर्निंग्स। तो आंसर देखो हमारा ऑप्शन है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, विच ऑफ दीज इज अ कंपोनेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा हमारा कंपोनेंट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो पहला देखो क्या है, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पर आंसर देखो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ये तीनों के तीनों हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बिजनेस में हम जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं जिससे कैश फ्लो अराइज होता है, यानी कि कैश हमारे पास से आता है, कैश हमारे पास से जाता है, उसको हम यहाँ पर जो है 3 टाइप्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगी, या फिर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगी, या फिर वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है यहाँ पर होगी, ठीक है। अब ये होती क्या है, इसको हम यहाँ पर जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब है कोर बिजनेस ऑपरेशन, जिस चीज का हम लोग यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जैसे कि एग्जांपल के मान के चलो XYZ लिमिटेड कंपनी, ठीक है, ये क्या करती है, कार को बना के जो है मार्केट में सेल करती है, ठीक है। तो इसका कोर बिजनेस ऑपरेशंस क्या है, कार को बनाना और मार्केट में सेल करना, ठीक है। तो एक कार को बनाने से लेकर उसको मार्केट में सेल करने तक जितनी भी एक्टिविटीज की जाती हैं उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो भी पैसा हमारे पास से आता है और जो भी पैसा हमारे पास से जाता है वो हमारे यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर जो है आता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखो, आपने यहाँ पर रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है, आपने यहाँ पर वेजेस पे किए, जो लेबर यहाँ पर प्रोडक्शन कर रही थी उसको वेजेस पे किया, आपने एम्प्लॉयज को सैलरीज पे की, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो एक्टिविटीज है वो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आएंगे, और इसके लिए जो भी हमने पैसा आउटफ्लो किया हुआ, क्योंकि इन सभी केसेस में पैसा हमारे पास से जा रहा है, तो वो सारे हमारे यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर जो है आएंगे। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती है, तो जनरली देखो हमें अपने बिजनेस ऑपरेशंस को करने के लिए कुछ एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जिसके यहाँ पर देखो कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें यहाँ पर मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद हमें यहाँ पर एक बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा हमें यहाँ पर जो है लैंड वगैरह की भी रिक्वायरमेंट जो है
होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन एसेट्स को खरीदने बेचने यानी इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो हमारी यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंडर जो है आ जाती है। यानी कि अगर आप यहाँ पर कोई मशीन खरीदते हो तो वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कोई मशीन को यहाँ पर जो है सेल करते हो तो वो भी हमारी यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती है। इनके अलावा अगर यहाँ पर किसी कंपनी के आप शेयर्स वगैरह परचेज कर रहे हो लॉन्ग टाइम के लिए तो वो भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंडर जो है आ जाती है। यानी कि जो हमारी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन अपने पैसे को जहां पर भी इन्वेस्ट करती है और उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करती है वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंडर जो है आ जाती है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या है, तो यहाँ पर देखो जब हमें लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदनी होती है, ठीक है, हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होता है तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बिना फंड्स के हम कैसे एसेट्स परचेज करें, कैसे यहाँ पर शेयर्स वगैरह को परचेज करें। तो हमें यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है जिससे हम यहाँ पर फंड को रेज कर सके, पैसा जो है वो मंगवा सके। जैसे कि इक्विटी शेयर्स को इशू करना, ठीक है, इक्विटी शेयर्स को इशू करके हम पब्लिक से पैसा मंगवा सकते हैं, हम यहाँ पर जो है लोन ले सकते हैं किसी बैंक से, ठीक है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज होती है ना वो हमारे रिलेटेड होती है किसके साथ, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है हम वो सारी एक्टिविटीज करते हैं जिससे हम बिजनेस के लिए जो है फंड रेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम लोग जो भी बिजनेस ऑपरेशन करते हैं उनके लिए जो कैश फ्लो होता है वो रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिंग में जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उससे रिलेटेड एक्टिविटीज आती है, और फाइनेंसिंग में वो एक्टिविटीज आते हैं जिससे हम फंड को रेज करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना वो हमारे यहाँ पर 3 पार्ट्स में जो है डिवाइडेड है, ठीक है। पहला देखो हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखते हैं और जितनी भी हमारी एक्टिविटीज है कैश इनफ्लो आउटफ्लो है वो हम शो करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिखते हैं और उससे जो कैश इनफ्लो आउटफ्लो है वो हम यहाँ पर शो करते हैं, और थर्ड पे हम यहाँ पर जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है यहाँ पर लिखते हैं, और लास्ट में जो भी हमारा यहाँ पर कैश में चेंज आया है वो हम इसको यहाँ पर शो जो है करते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट के। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मीनिंग क्या होता है, पहले देखो क्या है, कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज रिलेटेड टू एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट। यानी कि जब हम यहाँ पर अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स को एक्वायर करते हैं या फिर उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसे हम यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर लेते हैं, तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्या है, कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज रिलेटेड टू द कंपनीज प्राइमरी रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। यानी कि जितने भी हमारे कैश इनफ्लो आउटफ्लो रिलेटेड है हमारे यहाँ पर प्राइमरी रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज जिससे ज्यादा रेवेन्यू जो है बिजनेस को अराइज होता है वो हमारा आता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज रिलेटेड टू रेजिंग कैपिटल एंड मैनेजिंग द कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। यानी कि वो सारे कैश इनफ्लोज जो कि उस एक्टिविटीज के साथ रिलेटेड होते हैं जो हम यहाँ पर करते हैं फंड को रेज करने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए। तो ये हमारा बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वो सारे कैश इनफ्लो आउटफ्लो जो कि हमारे यहाँ पर प्राइमरी रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी के साथ रिलेटेड होते हैं उससे अराइज होते हैं वो हमारे यहाँ पर कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर जो है आते हैं। ये जो है हमारे यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आते हैं और ये जो है ये हमारे जो है यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंडर जो है आते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें से कौन सी ऐसा कैश फ्लो है जो कि यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर जो है आता है। पहले देखो क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, यानी कि जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं उनको हमने सामान बेचा और उससे हमें कैश रिसीव हुआ, तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, और साथ ही साथ देखो ये हमारा क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा। ये आपको ध्यान रखना है, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का भी यहाँ पर ध्यान करना है। पहली चीज तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर आएगा, दूसरा ये क्या है हमारा कैश इनफ्लो है। उसके बाद देखो क्या है, कैश पे टू सप्लाई, यहाँ पर हमें कुछ रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर परचेज किया और हमने सप्लायर को कैश पे किया, तो ये भी हमारा नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज के साथ रिलेटेड है। और ये हमारे यहाँ पर क्या है, कैश आउटफ्लो है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास से पैसा जो है वो चला गया। उसके बाद देखो क्या है, कैश पे टू वेजेस, हमारे कुछ लेबर थे जो कि यहाँ पर प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे, उसको हमने वेजेस पे किया, तो ये भी हमारा बिजनेस कोर बिजनेस ऑपरेशन के साथ रिलेटेड है, तो ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर आएगा। और ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, कैश आउटफ्लो, क्या होगा, कैश आउटफ्लो जो है यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सेल किए और उससे हमें कैश रिसीव हुआ है, तो ये देखो ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंडर आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर नहीं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड इज अ करेक्ट आंसर। ये तीनों की तीनों हमारे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर आते हैं और चौथा नहीं आता। नेक्स्ट देखो क्या है, which section of the cash flow statement includes cash flows from the purchase and sale of long term assets such as property plant and equipment।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट के किस पार्ट में, किस कंपोनेंट के अंडर हमारे जितने भी सेल एंड परचेज से, हमारे लॉन्ग टर्म एसेट के सेल और परचेज से जितना भी कैश फ्लो आता है उसे हम यहाँ पर शो करते हैं। तो यहाँ पर पहला देखोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तीसरा फाइनेंसिंग या फिर नॉन कैश एक्टिविटीज। तो आंसर आपको पता है यहाँ पर ऑप्शन बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज अ करेक्ट आंसर। तो लॉन्ग टर्म एसेट से सेल और परचेज से जितना भी कैश इनफ्लो आउटफ्लो होता है उसको हम यहाँ पर जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर जो है शो करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, कैश इनफ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इंक्लूड। अब जो हमारा कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिससे जो कैश इनफ्लो होता है हमारा यहाँ पर बिजनेस के अंडर, और वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो है होती है। पहले देखो क्या, एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट। जब हम फिक्स एसेट को एक्वायर करते हैं जैसे कि मशीन्स हो गए, ठीक है, लैंड हो गए, इनको जब हम यहाँ पर परचेज करते हो तो ये हमारा कैश इनफ्लो नहीं होता है, ये हमारा कैश आउटफ्लो होता है। क्या होता है, कैश आउटफ्लो होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, सेल और डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट। जब हम अपनी फिक्स एसेट को सेल करते हैं तो बिल्कुल ये हमारे यहाँ पर कैश इनफ्लो होता है, इससे हमारे पास जो है पैसा आता है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज। जब हम सिक्योरिटीज को एक्वायर करते हैं तो ये देखो ये हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंडर आता है, पर इससे पैसा हमारे पास से चला जाता है क्योंकि हम शेयर्स को परचेज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखो कैश इनफ्लो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी सेल और डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट ही है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इंक्लूड। ठीक है, तो इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिससे अगर कैश फ्लो अराइज होता है तो उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंडर जो है शो करते हैं। पहला देखो क्या है, इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। जब हम यहाँ पर इक्विटी शेयर्स को इशू करते हैं या फिर उससे सिमिलर जैसे प्रेफरेंस शेयर्स हो गए उनको यहाँ पर इशू करते हैं, तो ये बिल्कुल हमारे यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंडर आता है क्योंकि इससे हम जो है फाइनेंस रेज करते हैं, इससे हमें पैसा जो है आता है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इशुएंस ऑफ डिवेंचर लोन्स एंड बॉन्ड्स। ठीक है, जब हम यहाँ पर डिवेंचर लोन्स और बॉन्ड्स को इशू करते हैं, यानी कि डिवेंचर इशू करके पैसा हमारे पास आया, फंड हमने रेज की, लोन लिया बैंक से और बॉन्ड्स इशू किए, तो ये भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंडर आता है और ये दोनों ही कैश में हमारे पास कैश आता है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा। क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा। नेक्स्ट क्या है, रीपर्चेज ऑफ इक्विटी शेयर। रीपर्चेज ऑफ इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होता है, जो इक्विटी शेयर्स हमने बेचे होते हैं उसको हम वापस ले लेते हैं शेयर होल्डर से और उनका जो भी पैसा होता है उसको हम वापस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक्टिविटी रिलेटेड है हमारे जो फंड है उसको मैनेज करने के साथ, तो ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंडर आएगा और ये क्योंकि इससे क्या हो रहा है, कैश हमारे पास से जा रहा है, तो ये हमारा कैश आउटफ्लो होगा। क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा। नेक्स्ट क्या है, रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग्स इंक्लूडिंग डिबेंचर्स रिडम्पशन। ठीक है, तो यहां पर जब भी अपने हम लोन्स को वापस करते हैं और डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं तो वो हमारा किसके अंडर आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंडर ही आता है क्योंकि ये हमारे फंड को मैनेज करने से रिलेटेड है और इससे क्या होता है, कैश हमारे पास से चला जाता है, तो ये हमारा कैश आउटफ्लो होता है। ठीक है, क्या होता है, कैश आउटफ्लो होता है। तो इससे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कौन कौन सी चीजें आती हैं और कब कैश आउटफ्लो होता है और कैश कब इनफ्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो हमारा, ठीक है, तो ये चारों के चारों ही हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंडर आते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, ऑप्शन डी को यहाँ पर जो है करेक्ट कर लेते हैं। ये चारों के चारों ऑप्शन ही हमारे यहाँ पर करेक्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इन कैश रिपोर्टेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसके होने के इफेक्ट को हम यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड जो है नहीं करते, मतलब कि इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करते। पहला देखोगे डिपॉजिट मेड टू बैंक अकाउंट, यानी कि आपने जो है पैसा जो है बैंक में डिपॉजिट करवाया, उसके बाद बैंक से आपने पैसा विड्रॉ करवाया, या फिर ट्रांजैक्शन रिलेटेड विद मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो यहाँ पर देखो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारी की सारी जो ट्रांजैक्शन है उसको हम यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो है रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये जो तीनों की तीनों जो ट्रांजैक्शन है वो रिलेटेड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ, मतलब कि तीनों जो है, ठीक है, जो तीनों ट्रांजैक्शन है उसमें क्या हो रहा है कि हमारा यहाँ पर कैश और कैश इक्विवेलेंट के बीच में ही ट्रांजैक्शन जो है हो रही है। यानी कि देखो अगर आपने यहाँ पर जो है कैश जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे यहाँ पे जो कैश का बैलेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा पर बैंक का बैलेंस जो है वो इंक्रीज होएगा। पर इससे जो है हमारे कैश और कैश इक्विवेलेंट के बैलेंस पे कोई भी इंपैक्ट जो है नहीं पड़ेगा। क्लियर है आपको, कैश और कैश इक्विवेलेंट तो हमारा उतना ही रहेगा क्योंकि ये तो हम इसमें ही इंक्लूड करके रखते हैं, तो इसका जो इफेक्ट होता है उसको हम जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो नहीं करते क्योंकि इससे हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ना तो इंक्रीज हो रहा है और ना ही यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। अगर एग्जांपल दूं तो मान के चलो हमारे पास कैश और बैंक है, ठीक है, और कैश हमारे पास कितना है 50,000 रुपीज है और बैंक कितना है यहाँ पर 40,000 रुपीज है। ठीक है, तो टोटल जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो कितना है 90,000 रुपीज है। उसके बाद हमने क्या किया, 10,000 निकाल के बैंक में जमा करवा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर कैश हमारा 40,000 रह गया और बैंक हमारे यहाँ पर कितना आएगा 50,000। तो यहाँ पर आप देखोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो हमारा 90,000 है, कोई चेंज आया ही नहीं है, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं है। क्लियर है आपको।
तो यहाँ तक हमने जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको हम यहाँ पर जो है स्टडी कर लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर जो है हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डिफाइंस फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें यहाँ पर फंड फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग समझना है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो चेंजेस आ रहे थे उसको हम रिकॉर्ड कर रहे थे, जो भी कैश इनफ्लो हो रहे थे, जो भी कैश आउटफ्लो हो रहे थे उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे थे। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट हम लोग क्या करते हैं, फंड्स में होने वाले चेंजेस को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जितने भी फंड्स इनफ्लो होते हैं, जो भी फंड्स हमारे पास आते हैं और जो भी फंड्स हमारे पास से जाते हैं उसको हम जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट में शो करते हैं और उससे हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास पहले कितने फंड्स थे और अब हमारे पास कितना फंड्स है और कितना यहाँ पर इसका चेंज जो है वो आया। अब फंड्स बेसिकली यहाँ पर क्या होते हैं, तो यहाँ पर देखो जो फंड्स होते हैं ना वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि इसमें हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को शो तो करते हैं, साथ के साथ जो अदर करंट एसेट्स होते हैं जैसे कि डेटर्स हो गए, हमारे यहाँ पर इन्वेंट्रीज हो गई, इसको भी हम यहाँ पर जो है शो करते हैं। और जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर हमारा फंड का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वो कैपिटल जो कि यहाँ पर हमें अपने बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो है रिक्वायर होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो सैलरीज पे करनी है, वेजेस पे करनी है, ठीक है, इसको पे करने के लिए हमें थोड़ी कैपिटल चाहिए, थोड़ा पैसा चाहिए, तो वही पैसा हमारा यहाँ पर क्या कहलाता है, वर्किंग कैपिटल जो है वो कहलाता है। और वर्किंग कैपिटल हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो सिंपली देखो हमारे जितने भी करंट एसेट्स होती हैं उसमें से, जितनी भी हमारे यहाँ पर करंट एसेट्स होती हैं उसमें से हमें यहाँ पर अपनी करंट लाइबिलिटीज को यहाँ पर जो है माइनस कर देना होता है, उससे हमें यहाँ पर जो है नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो कैलकुलेट जो है हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग वर्किंग कैपिटल में जो भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पर जो है रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जितने भी हमारे करंट एसेट्स हैं, जितने भी करंट लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो भी हमारे पास फंड्स आएंगे, फंड्स जाएंगे, उसको हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में यहाँ पर जो है शो करेंगे। ठीक है, मेनली हम क्या करते हैं, जितने भी फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसमें हम लोग अपने सोर्सेस जहां से हमें पैसा आता है, ठीक है, और एप्लीकेशन जहां पे हम पैसा लगाते हैं उसको हम यहाँ पर शो करते हैं और उससे जो है चेंजेस को फाइंड आउट जो है वो करते हैं। अब आप मीनिंग समझ गए हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर कर दोगे। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर देखो क्या कह रही है, इट इज अ स्टेटमेंट विच शोज द सोर्सेज फ्रॉम विच फंड्स आर obtained एंड यूजर्स टू विच फंड आर पुट। यानी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें हम उन सोर्सेज को शो करते हैं जहां से हमें फंड्स आते हैं और उन एप्लीकेशन को शो करते हैं जहां पर हम फंड्स को यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के देखो सोर्सेज में क्या आएंगे, सोर्सेज में क्या आएंगे, आपने एक यहाँ पर बैंक लोन ले लिया जिससे आपके पास यहाँ पर क्या हुआ, फंड्स आए, तो ये हमारा क्या कहला है, सोर्स ऑफ फंड, इसको हम सोर्स ऑफ फंड के अंदर शो करेंगे। उसके बाद देखो ये जो पैसा आएगा इसको हम कहीं ना कहीं यूज तो करेंगे ना। मान लो आपने इससे जो है नॉन करंट एसेट जो है वो परचेज कर ली, नॉन करंट एसेट जो है परचेज कर ले, तो ये जो एसेट हमने परचेज किया, फिक्स एसेट परचेज किया, ये हमारी क्या होगी, एप्लीकेशन ऑफ मनी, जिसके लिए हमने यूज किया है। तो इसको हम दोनों को फंड फ्लो स्टेटमेंट में शो करते हैं ताकि हम उनके बीच में कंपैरिजन कर सकें और चेंजेस जो है फाइंड आउट कर सकें और ये पता लगा सकें अब हमारे पास फंड यहाँ पर कितना पड़ा है। नेक्स्ट इट शोज इनफ्लो आउटफ्लो फंड और एसेट्स फॉर अ कंपनी, यानी कि ये जो है कितने जितने भी कैश इनफ्लो हो रहे हैं, आउटफ्लो हो रहे हैं फंड्स के या फिर हमारे जो करंट एसेट है वो यहाँ पर जो है शो करते हैं। साथ के साथ इससे हमें ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है और पहले कैसी थी अब कैसी है और उसमें कितना यहाँ पर चेंज आया है, उन सभी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो है मिल सकती है। तो ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर डिफाइन कर रही है हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट को। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, द टर्म फंड फ्लो मीन्स, ठीक है, यहाँ पर जो हमारी टर्म है फंड फ्लो उसका यहाँ पर मतलब क्या होता है। पहला चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, जो यहाँ पर हमारे वर्किंग कैपिटल में चेंज हो रहा है, जो यह बढ़ी है या फिर कम हुई है, या फिर चेंज इन फंड, जो हमारे फंड्स में चेंज आया वो। तो यहाँ पर आंसर मैं बता दूं ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर अगर यहाँ पर वर्किंग कैपिटल में चेंज आ रहा है तो वो भी हमारा फ्लो ऑफ फंड कहलाता है, अगर हमारे फंड्स में चेंज आ रहा है तो वो भी हमारा यहाँ पर फ्लो ऑफ फंड कहलाता है। क्यों ऐसा है, क्योंकि देखो फंड्स को हम वर्किंग कैपिटल ही जो है वो कहते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ सोर्स ऑफ फंड इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो हमने देखा फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम लोग सोर्सेस और एप्लीकेशन को शो करते हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसी चीज है जो कि यहाँ पर सोर्स ऑफ फंड होता है, जहां से हमें पैसा जो है वो रिसीव होता है। पहले देखो क्या, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, जब हम शेयर्स को इशू करते हैं, डिबेंचर को इशू करते हैं, तो इससे क्या आता है, कंपनी के पास पैसा आता है, तो ये क्या है, हमारा सोर्स ऑफ फंड है। उसके बाद रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है, जब हम जो डिबेंचर हमने इशू किए थे उसको जब हम वापस कर देते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो जब हम वापस करते हैं तो क्या करते हैं, डिबेंचर वापस ले लिया और उनका जो पैसा है वो उनको वापस करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमने अपने पैसे को अप्लाई किया, तो ये सोर्स ऑफ फंड नहीं है बल्कि एप्लीकेशन ऑफ फंड है, तो ये हमारा नहीं होगा।
नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स। जब हमने लॉन्ग टर्म लोन्स यहाँ पर ले लिया है तो ये भी बिल्कुल हमारा सोर्स ऑफ फंड है। उसके बाद सेल ऑफ फिक्स एसेट, जब हमने अपने फिक्स एसेट को सेल किया है तो उससे हमारे पास जो है पैसा आया है, तो ये भी हमारा सोर्स ऑफ फंड जो है वो होता है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, हमारा यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज अ करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एन एप्लीकेशन ऑफ फंड इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फंड की अंडर जो है नहीं आती। पहला देखो क्या है, डिक्रीज इन इक्विटी। जब हमारी जो इक्विटी है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। इक्विटी का डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि हमने अपने जो इक्विटी शेयर्स हैं वो यहाँ पर वापस खरीद लिए हैं, उनको शेयर्स, उनसे शेयर्स ले लिए, उनके पैसे जो है वापस कर दिए। तो यहाँ पर देखो जब हमने अपने शेयर्स को रीपर्चेज किया होगा तो हमारे पास से पैसा चले गया होगा, हमने पैसे को अप्लाई किया होगा, तो ये हमारे यहाँ पर बिल्कुल जो है एप्लीकेशन ऑफ फंड है। अगर एग्जांपल दूं तो मान के चलो कंपनी ने जो है यहाँ पर 50,000 शेयर जो है इशू किए थे और 5 लाख रुपए के, ठीक है, तो वैल्यू कितनी थी, 5 लाख रुपए की, जिसमें से इसने क्या किया, यहाँ पर जो है 3 लाख रुपए के शेयर जो है वापस कर लिए। तो 3 लाख रुपए ने शेयर होल्डर्स को वापस करना पड़ा, तो ये पैसा क्या हुआ, अप्लाई हुआ। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, इंक्रीज इन रिजर्व। जब हम यहाँ पर जो हमारे रिजर्व्स होते हैं उनको यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। रिजर्व्स के इंक्रीज करने का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है, रिजर्व्स के इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि हम जब भी हम बिजनेस करते हैं तो जब भी हम कोई प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है, तो कुछ हिस्सा हम अपने पास जो है रिजर्व करके रख लेते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। जब हम यहाँ पर अपने फंड्स को रिजर्व करके रख लेते हैं तो हमारे पास जो है फंड्स है वो यहाँ पर कम हो जाते हैं, यूज करने के लिए कम हो जाते हैं, क्योंकि हमने इसको फंड्स को रिजर्व में डाल दिया, तो ये भी हमारी एप्लीकेशन ऑफ फंड जो है होती है। नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। जब हमारे यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है उसमें यहाँ पर डिक्रीज होता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि हमने जो लोन लिया था लॉन्ग टर्म के लिए उसको हमने यहाँ पर वापस कर दिया। जब वापस किया होगा तो पैसा लगाया होगा, तो ये भी हमारी एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज इन नॉन करंट एसेट। जब हमारी जो एसेट है वो यहाँ पर जो है डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि हमने अपनी जो एसेट है उसको यहाँ पर सेल कर दिया, और जब हम सेल करते हैं तो उससे हमारे पास से पैसा आता है, तो ये हमारा जो है वो सोर्स ऑफ फंड है, ना कि एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो यहां पर देखो हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये जो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड जो है वो कंसीडर्ड नहीं किया था, तो ऑप्शन डी हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी का है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू। जो हमारा यहाँ पर फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसको हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, उसको प्रिपेयर करने का हमारा रीजन क्या होता है। पहला देखो क्या है, अस्टेन द इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ फंड्स इन अ गिवन पीरियड, यानी कि एक पीरियड के अंदर कितना इनफ्लो हुआ है फंड का, कितना आउटफ्लो हुआ है उसको जानने के लिए, तो ये बिल्कुल हमारा मकसद होता है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्या, आइडेंटिफाई चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। जब हमारे वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना है, यानी कि हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी बढ़ी है, कितनी कम हुई है, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद आइडेंटिफाई रीजंस बिहाइंड चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, यानी कि ये जो वर्किंग कैपिटल में चेंज हुआ है, जो हमने आइडेंटिफाई किया है उसमें चेंज हुआ क्यों है, उसका रीजंस को यहाँ पर फाइंड आउट करना, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, व्हाट डज द डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि जब हमारे यहाँ पर वर्किंग कैपिटल जो है वो यहाँ पर डिक्रीज होती है तो यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है हमारे यहाँ पर फंड फ्लो स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर देखो सोर्स ऑफ फंड पैसा आना, या फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड पैसे को अप्लाई करना, या फिर इंक्रीज इन कैश बैलेंस, या फिर डिक्रीज इन कैश बैलेंस। तो यहाँ पर देखो आंसर हमारा क्या होगा, सोर्स ऑफ फंड इज अ करेक्ट आंसर। अब ये सोर्स ऑफ फंड क्या होता है, देखो वर्किंग कैपिटल मैंने आपको बताया वो पैसा जो कि हमें चाहिए होता है अपने बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज को करने के लिए। तो मान के चलो जो वर्किंग कैपिटल थी वो कितने, यहाँ पर 1 लाख रुपए, हमें 1 लाख रुपए यहाँ पर जो है रखना पड़ता है, तो 1 लाख रुपए हम वर्किंग कैपिटल पे जो है अप्लाई कर रहे थे। उसके बाद क्या हो कि हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो यहाँ पर कम हो गई, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 80,000 रुपए ही चाहिए अपने डे टू डे एक्टिविटीज को फाइनेंस करने के लिए। तो यहाँ पर देखो अब जो हम पैसा रखते हैं वर्किंग कैपिटल के वो सिर्फ 80,000, यानी कि 20,000 जो फंड है वो यहाँ पर जो है क्या हो गया, रिलीज हो गया, और इस सोर्स से हमें यहाँ पर जो है 20,000 रुपए मिल गए, जिसको हम अदर पर्पस के लिए यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जब भी हमारी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी तो वो हमारी यहाँ पर सोर्स ऑफ फंड में आएगी, और जब भी इंक्रीज होगी तो वो हमारी एप्लीकेशन ऑफ फंड में आएगी। क्योंकि देखो अगर यहाँ पर 1,20,000 की रिक्वायरमेंट है मैं वर्किंग कैपिटल की, तो इस केस में हमारा जो 20,000 है वो एडिशनल यहाँ पर जो है लग रहा है, हम अप्लाई करें तो ये एप्लीकेशन ऑफ फंड जो है वो कहलाएगा। क्लियर है आपको। तो यहां तक हमने जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको हमने यहाँ पर कवर कर लिया है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट हो तो आप जो हमें टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को मैसेज कर सकते हो। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन।